नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं कि अगर एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरा समाज शिक्षित होता है। आज महिला दिवस है। पहले तो आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं। हमारे साथ फिलहाल मनोविज्ञान की प्रोफेसर रेखा जोशी मौजूद है। मैम, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहले तो मैं महिला दिवस पर सब लोगों का स्वागत करूंगी। सबको मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं, और सैल्यूट करूंगी उन महिलाओं को जिनकी वजह से आज हम इस जगह पे हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो उन सबको मेरा सलाम। बिल्कुल मैम, हर महिला अपने आप में खास होती है और आप भी खास हैं, इसीलिए आपको भी सलाम। और आप मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं, तो शुरुआत उसी से करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही बच्चे आगे लेकर जाते हैं। तो मनोविज्ञान की आप जब पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं, किस सोच के साथ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं? क्या थॉट पहला मन में आता है कि उनके मन में जो सवाल है उनके जवाब देने हैं और कैसे देने हैं, क्या बच्चों के लिए करना है? बेसिकली हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उनके इमोशन को समझना चाहते हैं कि बच्ची के अंदर क्या चल रहा है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो शिक्षा है वो चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको बिल्कुल इक्वल उसको ग्रहण कर सके और उसके अंदर जो है महिलाओं के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति रेस्पेक्ट और बड़ों के प्रति एक सम्मान उभरे। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि एक अच्छा नागरिक बने, और एक अच्छे नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो महिलाओं का सम्मान करे, बच्चों का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे और अपने अधिकारों के प्रति चैतन्यशील हो। तो ये कोशिश रहती है कि हम जो भी पढ़ाएं उसको अच्छी तरीके से लें, और अगर उनको कोई उलझन है, कोई दिक्कत है, हमें महसूस होती है, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बेसिकली लड़कियां कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग का उनको लगता है कि वो किसी न किसी स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, या फैमिली की प्रॉब्लम से उनके साथ हैं। तो उनसे अगर थोड़ी सा प्यार से बात करो तो फिर कहती है मैम क्या अकेले में आप बात कर लोगी, तो अपनी प्रॉब्लम से बताती है। और हम कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व करें, या उनके पेरेंट्स तक बात करनी हो तो उनसे बात करें ताकि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके। ये कहा जाता है कि एक पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर मनोविज्ञान की बात की जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक महिला अगर एक महिला को समझाएगी या समझेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है जब महिलाओं को आप समझाती हैं, लड़कियों को आप समझाती हैं या उनको समझने की कोशिश करती हैं? नहीं, मैं इसमें थोड़ी सा इत्तेफाक नहीं रखती। मैं ये सोचती हूँ कि पहली चीज़ कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसका सोच कैसा है। अगर कोई पुरुष भी है, अगर वो सोचता है कि जो महिला का अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उसके लिए आता है, तो वो पितृसत्तात्मक सोच का नहीं होता है। तो कोई भी महिला है पुरुष, उसकी थिंकिंग कैसे, इस पर डिपेंड करता है। और जब काम करने की बारी आती है तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम जो राइट्स हमें पता हैं हम उन महिलाओं को बताने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि वो अपने को आगे बढ़ाने की रहें। बेसिकली आप देखिएगा कि हम लोगों के यहाँ जो है, अगर हम भारत की बात करें तो जो महिलाएं हैं मैक्सिमम घर पर काम करती हैं। लगभग जो आंकड़ा है 16 करोड़ महिलाओं का है जो घर पर काम करती है। और घर पर काम करना बुरा नहीं है, पर घर पर काम करना इसलिए बुरा है क्योंकि आपको ये समझ नहीं आता है, वो पूरा समाज उनके स्त्री होने का दायित्व समझ लेता है। तो वो जो टीस है वो बहुत बड़ी होती है कि आप महिला हैं, घर का काम करी, पर आपको उस घर के काम के बदले कोई सम्मान नहीं है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि उस लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। और आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि हम जब समाज में हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिएगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत भेदभाव है, जबकि संविधान में सारे अधिकार हमको मिले हैं। पर आप दहेज हत्या देख लीजिएगा, सुरक्षा देख लीजिएगा महिलाओं की, और भ्रूण हत्या देख लीजिएगा, सारे मामले व्यवहारिक रूप से उतने सफल नहीं हुए जितने हो जाने चाहिए थे। इसलिए आज भी इस लड़ाई को उसी इंथुजियाज्म से मुझे लगता है लड़ना पड़ेगा। मैम, आपने कहा दायित्व जो है वो समझ लेता है समाज, लेकिन फिर भी जब भी एक महिला जॉब करने जाती है उसे घर का काम करना होता है, और मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, घर का काम सबको आना चाहिए। आजकल सब दूर दराज जॉब कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि सबको खुद खाना बनाना आना चाहिए, घर की सफाई करना आना चाहिए, लेकिन जब जॉब और दायित्व दोनों को संभालने की बात आती है तो महिला पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए उसकी हेल्प करने के लिए फैमिली के या आपके समाज के बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो दायित्व और जॉब दोनों को आप कैसे संभालती हैं?
मैं तो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से लकी हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ बचपन से ही मेरे 5 भाई हैं और बड़ी सिस्टर है, तो जिन्होंने बचपन से ही सिखाया है कि महिला और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, और शादी के बाद भी मुझे ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिला, इसीलिए मुझे जॉब और उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पर अधिकांश तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी बहुत होता है, पर बहुत सारी महिलाएं दोहरे बोझ से लिपटी रहती हैं और उस दोहरे बोझ के साथ काम कर रही होती हैं। तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि प्रॉपर वो जिस दृढ़ता से उनको बाहर अपना जो एनर्जी लेवल है उससे काम करना चाहिए था, या फिर अगर वो घर का ही कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है और उतनी एनर्जेटिक होकर कई बार वो उभर के नहीं आती हैं। फिर भी मैं कहूँगी महिलाएँ हैं, जीवट होती हैं, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करती हैं और दोहरे बोझ को भी संभालने। और मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो कम से कम ये समझ रही है कि इस तरीके का दोहरा बोझ महिलाओं को होता है, तो अपने राइट्स के प्रति भी अवेयर हैं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं, चूँकि उनकी एजुकेशन जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं ये शामिल किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही हैं। पर फिर भी जो दोहरा बोझ है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो प्रताड़ित करता ही है। मैम, समाज में हमने देखा है कि अधिकांश महिलाएं जो हैं वो टीचर की जॉब करती हैं, और कहीं ना कहीं अब लोगों ने मान लिया है कि ये प्रेफरेबल जॉब है, क्योंकि आपको एक टाइम के साथ जाना है और घर वापसी करना है, उसके बाद आपको घर को संभालना है। ये लोगों की सोच बन गई है। लेकिन आज की जो महिला टीचर भी है उसके लिए कितनी चुनौतियाँ हैं ये कोई नहीं जानता। कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी और इसी के साथ आपने मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को चूज़ किया, तो उन चुनौतियों को लेकर एक महिला टीचर कैसे गुजरती है, उनके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली कोरोना काल की अगर बात करें तो हम सारे लोगों को जो नेट और इंटरनेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो बहुत मुश्किल हम लोगों के साथ आई, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लर्निंग प्रोसेस में थे। पर धीरे धीरे हम उस सारी चीज़ों को सीखने लगे और क्लासेस प्रॉपर होने लगी। पर उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि इमोशनली जब हम क्लास में होते हैं तो बच्चों से जुड़े रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे, हमें ये पता होता है कि कौन से बच्चे का एक्सप्रेशन है वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, कौन सा बच्चा एंथुसियाज्म से लगा है, वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वो हमारे लिए मिसिंग था। और कई बार क्योंकि बच्चे भी ये करते थे कि जैसे माइक म्यूट कर लें और क्लास में नहीं है, और हमको क्योंकि नेट की भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको पता नहीं चल पाता था कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ नहीं रहा। तो इसका जो नुकसान है वो तो एक लंबे समय तक होगा। पर यह है कि कोरोना काल ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। एक तो हमें सबसे दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाया, और ये भी सिखाया कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए जितना भी हो सके अपने जीवन में जितना बेहतर हम कर सकें उसको करने की कोशिश करें। और चूँकि एक लगभग 2 साल तक बच्चे लगभग ऑनलाइन पढ़ते रहे, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं जो क्लासरूम में जो उनको बहुत सारी चीज़ें अदर सीखने को मिलती हैं, उनके व्यक्तित्व का जो इस तरीके से विकास होता है, जैसे कोई बच्चा अगर प्रॉपर नहीं बोल पाता है या तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छा गुण है, तुम ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तुम सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कैरियर, तो वो बहुत बार मिसिंग रहा है। तो उसका नुकसान तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को झेलना ही पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि कोरोना काल में महिलाओं को अंदर और बाहर दोनों जो है जिम्मेदारियां करनी पड़ी, तो एक दिक्कत का समय रहा है। लेकिन आपने उन दिक्कतों को पार किया है, ये आपकी मुस्कान से पता लगता है। और मैम, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी दूसरों को समझना हमें सिखाता है, लेकिन साइकोलॉजी को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो एज ए टीचर भी आपसे ये सवाल है, और उन बच्चों के लिए भी क्या संदेश आपका होगा जो साइकोलॉजी में आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, कि दूसरों को समझाने के लिए पहले आपको एक सब्जेक्ट को समझना है, और लोगों के परसेप्शन से काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट के लिए उन बच्चों के लिए क्या संदेश है कि साइकोलॉजी ईजी है, दूसरों को समझाना सिखाता है, तो इसे समझ लीजिए। नहीं, साइकोलॉजी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब आप इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो अपनी कमियां पता चलने लगती हैं, और दूसरों के इमोशन से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। दूसरा, आज के समय या आज के दौर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए। और चूँकि हमारा जो परिवारों का जो पैटर्न है वो एक अलग तरीके का पैटर्न बनते जा रहा है, क्योंकि हम सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, और बच्चे दूर दूर जॉब करने जा रहे हैं, अकेले हैं,
हैं, कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो मनोविज्ञान है उसकी सख्त ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन के बारे में तो ये भी है कि कोरोना काल में हमने देखा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई डिजीज़ आई है तो डिप्रेशन आई है। तो अगर हम सारे लोग उसको एक सब्जेक्ट की तरह नहीं अपने को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ें तो हम अपने बच्चों को कम से कम संभाल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, हम में क्या कमियां हैं, या जो कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों में होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, बच्चों को कितना सुनना चाहिए, किस तरीके से गाइड करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर किसी को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप उस सब्जेक्ट के हो या नहीं हो। आखिर मैम क्या संदेश उन महिलाओं के लिए होगा, उन बच्चों के लिए होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी के लिए अच्छी होती हैं, किसी के लिए सपोर्टिव होती, किसी के लिए नहीं होती, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव उन परिस्थितियों के चलते उन महिलाओं में, बच्चियों में डेवलप होता है, जो कि आगे जाकर उनके लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो आखिर में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए क्या संदेश कि आगे बढ़कर किस दिशा में उनको बढ़ना चाहिए? पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये है कि क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी मानसिक दिक्कतें आ रही हैं, पर महिलाएं या हर व्यक्ति शक्तिपुंज होता है, और बेसिकली महिलाएं शक्तिपुंज होती हैं, और जब उनको ये एहसास हो जाता है, वो अपनी शक्ति का जब उपयोग करने लगती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि पहली चीज़ जो फैमिली है उसको एक बराबरी के सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घर में जो परवरिश होती है बच्चों की वो महिला और पुरुष दोनों करते हैं। तो बच्चों को वो पैटर्न सिखाए जाएं जिसको लड़कियों का काम कहा जाता है, उसको हम अपने बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की, दोनों को सिखाएं, ताकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम हो जाए। दूसरा, इकोनॉमिकली उनको थोड़ी स्ट्रांग बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है शिक्षित हो रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि 12th जब हो जाता है लड़कियों का तो उसमें लड़कियां अव्वल होती हैं, पर आखिर जाके वो उस लेवल पर नहीं आ पा रही हैं जिस लेवल पर उनको आना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सपने महिलाओं के, बच्चों के, लड़कियों के हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वो खुद डिसीजन लें, और उसके लिए कई बार विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो जूझना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, पर जब हम अपने डिसीजन पर कायम रहते हैं तो फिर पूरी कायनात हमको सपोर्ट करती है। बेसिक वो अलग चीज़ है कि बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, परिवार के तमाम लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो उनको सपोर्ट करें, और क्योंकि आज लड़के हर काम करें, कोई ऐसा काम नहीं है जहां उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है, तो वो उस दर्जे पर आ सकते हैं। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि राजनीति की बात मैं कहूँगी कि राजनीति में आप देखिएगा कि जैसे 73-74 जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग पंचायतों में, नगर निकायों में उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत बेहतर काम करना शुरू किया। तो आज भी आप देखिएगा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो सिर्फ 14% वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व है, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 10% हमारा प्रतिनिधित्व है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीति में आरक्षण की बात हो रही है वो नहीं संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक जो सोच है वो कम से कम 50 या 60-70% है। तो उसके लिए उन तमाम महिलाओं को जो घर में हैं, जो नौकरी कर रही हैं, उन तमाम महिलाओं को अपनी बात को किसी न किसी रूप में कह के एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, ताकि अगर राजनीति में जहाँ नीति निर्माता हैं, जहाँ जो है सारी डिसीजन जहाँ से निकल के आता है, अगर वहाँ उनका प्रतिनिधित्व होगा तो मुझे लगता है एक सुरक्षा का भाव जो अधिकांश जो इस तरीके के केसेस है वो अपने आप आ जाएगा। और जिस दिन 50% महिलाएं या 50% पुरुष का जो बराबर का जो प्रतिनिधित्व होगा, उस दिन हम कहेंगे कि बैलेंस जो है सोसाइटी हमारी है, और यहाँ जो है हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से। अभी तो बहुत सारी असुरक्षाएँ हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी महिलाएं अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आगे आएँ, और उसके लिए परिवार के वो तमाम पुरुष, तमाम महिलाएं उनको सहयोग करें। धन्यवाद मैम, आपको एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा संदेश आज मैम ने दिया है। आपको तमाम महिलाओं से हम मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं से मुलाकात के साथ साथ
जो महिलाएं कह रही हैं वो हमारे व्यूअर्स सुने, वो तमाम लोग सुने। सोशल मीडिया एक जरिया है, इसके जरिए आप जानें कि समाज में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एक महिला अपने आप को पहचानती है, वो जानती है उसे विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, लेकिन अगर आप उसे सपोर्ट करेंगे तो शायद जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो बैलेंस समाज में जल्द ही हम अचीव कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।